ओके चलो हिस्ट्री निकालो। हिस्ट्री की बुक का कलर कैसा है? यही होगा। ये नीचे सही है, सही है, सही है। चलो ओके दिवस तक हो गया है ना। अच्छा ये वुमेन वाला चैप्टर तो तुम्हें समझ में आ गया ना, राजा राम मोहन राय वाला कास्ट रिफॉर्म ये सब समझ में आ गया। नाउ मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट करती हो तुम। कौन सा पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा कर रही हो? कौन बता रहा था पॉलिटिकल साइंस? आप बता रहे कौन सा? पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज ये तो आज कौन सा? आज ही खत्म भी हो गया। लॉ एंड सोशल जस्टिस। नाउ हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टेरिटरीज, ठीक है, ब्रिटिश ने अभी तक पूरे एक में आपने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश एक एक करके सारा चीज, चाहे नागपुर हो, झांसी हो, सतारा हो, ये पुणे हो, सब एक एक जीतते गए कि नहीं? बंगाल के कई प्रोविंस बंगाल जीत लिया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, जब ब्रिटिश ने जीत लिया तो अपने लॉज बनाए। आफ्टर दैट चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स, इसके बाद आपने देखा जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनकी कैसी हालत हुई, लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स गड़बड़ हुई। इसके अलावा जो वीवर्स थे, जुलाहों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। कर्नाटक के वीवर्स से मुर्शिदाबाद के आपने देखा उनकी क्या हालत हो गई। जहाँ मार्केट सजे रहते थे वहाँ पर वो जो वीवर्स थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया गया। उन्हीं वीवर्स को उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन के लिए भेज दिया। सही है कि नहीं? तो उसकी लाइफ खराब हो गई। एजुकेशनल चेंजेस, जो हमारा वैदिक सिस्टम था या गुरुकुल व्यवस्था थी, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा वुड्स डिस्पैच, है ना, वुड्स डिस्पैच पॉलिसी। और इसके अलावा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो उन्हीं का ही है। कौन गवर्नर था जिसके हम लोग अभी ये जो सर लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉल। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति चल रही है, जो एजुकेशन पॉलिसी अभी तक 2 साल पहले बदली गई, तो ये उन्हीं पर बेस्ड था। दैट इज चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, दैट इज चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ पर कास्ट की वजह से कई रिफॉर्मर्स आए। उन्होंने कहा भाई अगर तुम नेशन के लिए तो बाद में लड़ो। पहले गांधी जी बुलाते थे तो फिर क्या होता था, छोटी कास्ट वाले कहते थे हमें क्या मिलेगा, हम तुम्हारे लिए लड़ लेंगे, फिर तुम फिर से हमको अनटचेबिलिटी में डाल दोगे। इसीलिए तो कई लोग क्या हुए, जो बाहर से मिशनरीज आई, बहुत सारे लोग अंग्रेज बन गए। मुस्लिम थे, अब मुस्लिम की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, वो भी क्या हो गए, जो गरीब मुस्लिम थे सब अंग्रेज बन गए, दैट इज वो क्रिश्चियन बन गए। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ के रिफॉर्मर्स का भी चैलेंज था कि इनको पहले अनटचेबिलिटी दूर करो, नहीं तो जो तुम्हारे यहाँ के लोग हैं सब बन जाएंगे क्रिश्चियन, तो लड़ना क्या होगा, फिर सभी क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हम तो हमेशा गुलाम हो जाएंगे। तो एक ये चैलेंज आया। फिर इसके बाद दैट इज डिबेट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की कंडीशन, वुमेन को सेकेंडरी माना जाता था। और जैसे आपने देखा फ्रांस में भी कोई अधिकार नहीं थे वुमेन का, हमारे यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं थी और वुमेन को राइट्स नहीं थे।
उनको सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रखा गया था। इवन नेशनल मूवमेंट में उतरने नहीं दिया गया। सबसे पहले हुआ जब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पुणे में औरतें, वीडियो में भी देखेंगे कि पुणे में औरतें सबसे पहले सफेद साड़ी में और झंडा लेकर के बाहर निकली। उस समय का जो झंडा हुआ करता था देश का, बाहर निकल ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन हमारे नेशनल मूवमेंट में भी देखेंगे। एंड दे वर और इट वाज थॉट दैट वुमेन शुड आल्सो बी गिवन सम राइट्स। इट इज नॉट इक्वल टू द मेन, बट ये सोचा गया कि उनको भी अधिकार दिए जाएं। अदरवाइज उनकी जो वुमेन थी वो भी घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी क्या किया, आवाज उठाई। दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। ओके, दैट इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। रिलीजन में जो जो गड़बड़ियां थी उनको दूर किया गया। रिलीजन में आपने देखा कि कई ऐसे राजा राम मोहन राय ने वेदास में जो एथिक्स थे, जो स्क्रिप्चर से लोगों को दिखाया ऐसा नहीं है, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये सब अभी हमने पढ़ा है। और ये उसका क्या है, रिकैपिटुलेशन, उसका एक पुनर्अवलोकन है जो यहाँ आप देख रहे हैं, फिर से दिखाया जाता है। अच्छा, दैट इज डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। धीरे धीरे हमारे यहाँ हाथ के काम को डिक्लाइन कर दिया गया और इंडस्ट्रीज जो मैकेनाइज्ड हैं, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीजें आसानी से एक एक करके निकाल देगा। जितना वो 4 दिन में बनाएगा वीवर, उतना मशीन है वो एक ही दिन में बना देगी। तो उस तरीके से स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हो गया था। स्पिनिंग जेनी एक जुलाहा 4 दिन में जो बनाता था, वही स्पिनिंग जेनी मशीन 1 घंटे में 1000 कपड़े बना देती थी। तो बताओ वीवर्स का क्या होगा, उनके काम की कोई वैल्यू रह जाएगी। ये चीज हो गई ना। हम देखेंगे 1870 तक की कहानी तुम पढ़ चुके हो, इसमें राजा राम मोहन राय भी आ गए हैं, सब कुछ आ गए। अब हम 1870 से 1847 तक की हिस्ट्री आगे देखने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर के ऊपर में क्या लिखा है, 1870 टू 1870 टू 1947। चलिए, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। देश में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवादी भावना ही कैसे आ गई। That is the consciousness began to be clearly stated by the political associations। 1850 के बाद से हमारे यहाँ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुई। कौन कौन सी एसोसिएशन होने लगी, देखो 1850 के बाद से, जैसे सार्वजनिक, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब आलोक तुम समझते हो, सार्वजनिक सभा का क्या मतलब है, इट इज ओपन फॉर ऑल, दल की बात नहीं है, ओपन फॉर ऑल कास्ट। सार्वजनिक सभा कहाँ पे बनी बोलो, पूना सार्वजनिक सभा कब हुई, यानी ये बताया जा रहा है कि 1870 के बाद दलों का उदय होने लगा, जो किसकी बात करने लगे, राष्ट्रवाद की। दैट इज इमरजेंस ऑफ नेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, 18, इसमें देखो पूना सार्वजनिक सभा कहाँ लिखा है, दैट इज पूना सार्वजनिक सभा। और ये कब बनी, ऐसा इसमें लिखा तो नहीं कब बनी, लेकिन कौन कौन सी हुई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा एंड द इंडियन एसोसिएशन। देखो देखो, पूना सार्वजनिक सभा, सभी जनों के लिए सार्वजनिक सभा। और दूसरा का क्या बना, मद्रास महाजन सभा। महाजन का मतलब तुम मंगल जानते हो क्या है कि नहीं, महाजन का मतलब है जो व्यापार करते हैं, बनिया लोग। महाजन कौन होते हैं, वैश्य। महाजन, मद्रास महाजन सभा। महाजन बहुत पैसे वाले होते हैं जो भी व्यापार करते हैं। तीसरा इंडियन एसोसिएशन, भारतीय सभा, इंडियन एसोसिएशन। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन। जैसे मोहजिद ने बताया कि बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सारी बातें करना बेकार है, क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा इमर्ज कौन हुई,
दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे बड़ी बनी, उसने इन सबको लीड किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी इसके 2 बार अध्यक्ष चुने गए। सर सेकंड वाला क्या? मद्रास महाजन सभा। महाजन का मतलब है कि जो लोग व्यापार करते हैं, ट्रेडर्स। तो ये कब शुरू हुआ बताइए? ये सारी चीजें 1870 टू 1880 के बीच शुरू हुई। 1870 टू 1880। वैसे मैं बता दूं कि 1865 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की, जो खुद एक अंग्रेज था। A.O. Hume. Now, though many of these associations function in a specific part of country, however, they work for the sovereign India. उन्होंने ये बात मानी कि इंडिया सोवरेन है, दैट इज संप्रभु राष्ट्र है। हमें किसी की जरूरत नहीं कि कोई हम पे शासन करे। We are well capable to look after ourselves. We do not need any Englishmen or Britishers to rule us. क्या हम इनकेपेबल थे? That is, तुमको मालूम है सोवरेन का क्या मतलब होता है? स्वराज। नहीं, सोवरेन का मतलब है हम संप्रभु हैं। We do not want, ये सिविक्स का शब्द, हाँ, we do not want any external interference in our internal matter, and we will also not interfere in somebody's matter, internal matter. सोवरेन कवर समझो कि हम न तुम्हारे किसी मामले में कुछ बोले और न तुम भारत के मामले में कुछ बोलो। भारत हमारा है। अगर कोई ब्रिटिशर्स बोल दे या अमेरिका बोल दे, हाँ बोलो। मतलब कोई ब्रिटिशर था तो उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई? ये विवादास्पद है। भारत में ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि अब यहाँ पर विद्रोह भी हो चुका था, तो ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि जरूर भारत में ये मांग बढ़ेगी, है ना, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ विश्वास पात्रद लोगों को बोला कि चलो तुम लोग एक ऐसी पार्टी बनाओ जो ये लोगों को दिखाए कि वो उनकी तरफ है, लेकिन वो मॉडरेट हो। पूरे चैप्टर में उनको क्या कहा गया है? मॉडरेट। तो ये लोग, कांग्रेसी लोग, हमेशा ये कहते हुए सुने जाएंगे, हमको भी कुछ अधिकार दे दो, हमें भी, तुम लोग राज्य कर रहे हो, कहीं कहीं हमें भी कुछ सीट लड़ने का मौका दे दो। ये कभी राज्य की मांग नहीं करेंगे। इनको मॉडरेट कहा गया। और फिर इसके बाद जो लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल और ये सब आएंगे ना, भगत सिंह, इन्होंने कहा ये सब मॉडरेट्स हैं, ये कभी नहीं मांगेंगे स्वराज। चलो इनको, सांडर्स को गोली मारो, यहाँ बम्बार्ड करो, वहां बम्बार्ड करो, तब होगा। फिर लास्ट में जब इतना इन पे प्रेशर पड़ा, तब लास्ट में 1942 में इन्होंने बोला क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब बहुत प्रेशर पड़ा कि जब किसी पार्टी पे आ गई, और तब तक ये पार्टी बहुत ग्रो भी कर चुकी थी, तो इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली मजबूरी में आके। तब तक A.O. ह्यूम से तब तक बहुत दिन भी तो हो गए थे, तब तक चीज बदल जाती है ना। मतलब ये दिखाते तो ऐसे थे कि इंडियन की तरफ से, लेकिन ये ब्रिटिशर्स की तरफ से। ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई भी पूरे नेशनल मूवमेंट में, देखो पूरे नेशनल मूवमेंट पे एक भी कांग्रेसी नहीं मरा। पूरे चैप्टर में कहीं कोई नाम ऐसा नहीं है। देश में इतने 90,000 लोग मारे गए, कोई गोली का शिकार हुआ, क्यों? क्योंकि अंग्रेज की एक इंटरनल पार्टी थी, इसने सिर्फ हमेशा उनका साथ दिया और लोगों को क्या दिखाया। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। ये जब गांधी जी आ गए तो फिर उन्होंने इसकी भी पॉलिसी समझ ली, अपनी भी समझ ली, तो फिर लोग इस कांग्रेस को छोड़कर गांधी जी के जो मूवमेंट्स है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि कांग्रेस 1885 को एस्टैब्लिश हुई। दिसंबर में। तो वही लिखो, कहाँ लिखा है बताओ? सर 5th पैरा 3rd लाइन। सर 95 जो नेक्स्ट पेज है ना उसका पहला वाला। सही है, सही। तो इसको देख लेते हैं। दैट इज फ्यूरो वाला प्रोड्यूस इल्बर्ट विल 18 A.O. कहाँ बता रहे हो बताओ? सर अच्छा, दिसंबर 1885 करो। दिसंबर 1885, दिसंबर भी लिखना इंपॉर्टेंट है इसके साथ। सही है। इसके बाद देखिए, नाउ ब्रिटिश रूल। फिर इंडियंस वर डिमांडिंग सोवरेनिटी। तो इंडियंस क्या कह रहे थे कि वी आर सोवरन।
सोवेरेन का क्या मतलब है? देखो, रेन का मतलब राज्य, रेन का क्या मतलब होता है? राज्य करना। और सो अवर, दैट इज अवर रूल। सो अवर का मतलब है अवर रूलिंग होनी चाहिए। वी डू नॉट इंटरफियर इन somebody's matter and somebody should not interfere in our internal matters. That is संप्रभुता। इसे क्या कहते हैं? मैं खुद ही का प्रभु हूं, मेरा कोई प्रभु नहीं है। उसको क्या कहते हैं? संप्रभु। जब हिंदी में तुम संविधान पढ़ोगे तो वहां ये लिखा है हम संप्रभु राष्ट्र। और हर एक कंट्री अपने आप को सोवरन रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई देश उसके इंटरनल मैटर में इंटरफियर करे। ठीक है? जैसे पाकिस्तान में बजट बनता है, तुम्हें मालूम है 2 दिन पहले हमारे बजट बना है, तो वो अपना बजट अमेरिका को दिखाता है, देखो देखो हमारा ऐसे नहीं, ये छूट हटाओ, अगर तुम ये नहीं हटाओगे तो तुमको अगली तरफ से वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा। फिर वो ठीक करता है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, और ये बिजली का बिल डबल करो, डबल कर दो, हाँ करो, तभी छूट। वो जो भी होता है अमेरिका से अप्रूव होकर आता तब बताता है। तो क्या तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारी कोई चीज कोई दूसरा देश अप्रूव करे? अमेरिका है? वर्ल्ड बैंक से सब कैंसर, फिर मिलेगा नहीं। इंडिया में नहीं दिखाता ना। इंडिया को चाहिए ही नहीं लोन, इंडिया खुद ही वर्ल्ड बैंक में डोनेट कर रहा है। उसका देश लोन पे चल रहा है, समझ में आ रही? और वर्ल्ड बैंक पे मेन अधिकार किसका है? अमेरिका। 40% डोनेशन अमेरिका दे रहा है, 190 देशों में 40% डोनेशन अकेला अमेरिका दे रहा है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस, उसके सबसे बड़े डोनेशंस में अमेरिका हकदार है। और सबसे बड़ी इकोनॉमी दैट इज $19 ट्रिलियन किसकी है बोलो? यूएसए। और $11 ट्रिलियन किसकी है? चाइना। और $4.6 ट्रिलियन किसकी है? इंडिया। मतलब ये 5वें नंबर पर है। 4.6 फ्रांस की है, और फिर इसके बाद 4.69 जापान की है, और 4.65 किसकी है? इंडिया के। मोदी जी ने कहा है कि हम यहाँ पे आ जाएंगे, आ ही जाएंगे। इतना पार करना कोई मुश्किल है? हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जीडीपी रेट 8% है, हाईएस्ट है, तो हम आ ही जाएंगे। समझ जापान इन दोनों में है, कोई जापान होगा कोई होगा, ठीक है? एक जापान होगा और एक कौन सा होगा? फ्रांस से बिल्कुल आस पास ही है। पर वो आपने क्या उल्टा नहीं किया। पहले 9 लिखो फिर 8 को। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों बदलते बदलते रहते हैं, 2-4 दिन में भी फ्लिप ओवर होता रहता है। ओके, तो तुम समझ गए ना इस बात को? तो अब जब जिसके पास इतना पैसा हो तो वो कहीं पर भी कर सकता है। इवन हमारे यहाँ से इनसेट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का भी किराया अमेरिका लेता है। जो सैटेलाइट कहता है अंतरिक्ष हमारा है, वहां पर उसके जंक ईटिंग सैटेलाइट्स हैं। जो हमारा सैटेलाइट जाता है उसके पीछे से जो मोटर निकलती है, उसका एक बहुत बड़ा जंक ईटिंग सैटेलाइट है, वो ओपेगी और पेरिगी मोटर को खा जाता है और वहां के ट्रैफिक को क्लियर करता है। तो उसका वो किराया लेता है। तुम जो भी सैटेलाइट भेजोगे तो समझ जाओ कितना पैसा है। इवन डॉलर किसका चलता है? अमेरिका का। वो जितने मर्जी डॉलर जब चाहे छाप ले जाओ, दूसरे की इकोनॉमी ऊपर नीचे करता रहता है डॉलर छाप के। प्रिंटिंग मशीन तो उसी के अंदर, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब भाई आप ये समझिए कितना भी कर सकता है। अभी उसने धमकी दे दी है ब्रिक्स को, ब्रिक्स के होने वाली है ना संगठन, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये लोग कह रहे हैं हम तो डॉलर अपनाएंगे ही नहीं। ये भारत के, ये पूरे विश्व के 50% पॉपुलेशन है, 5 देश। ये कह रहे हैं, और ट्रंप ने धमकी दी है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 5 पे ट्रैफिक टैरिफ लगा दूंगा, तुम 5 का सामान किसी देश में जाएगा नहीं, बिकेगा ही नहीं। वो धमकी दे रहा है सर। भाई उसी का डॉलर चल रहा है, उसी की सत्ता चल रही है। तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें डॉलर में पे करना है, फिर सबसे बोल दिया जाएगा। एक तरीके से जो सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है वो मैनिपुलेट कर सकती है ना चीज़ों को, तो वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। इंडिया भी अभी तक उसी की बात मानता रहा है, अब नहीं मानना चाहता लेकिन डरता भी है। सभी देश इससे डरते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि यूरोप के 25 देश पर यूएसए का सीधा अधिकार, उसने नाटो पर कब्जा कर रखा है। नाटो का हेड कौन है? अमेरिका। नाटो में 40 देश, 40 देशों को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। तुम ऐसे करो तो वो बिल्कुल इसकी कठपुतली है, जैसा ये कहता है। और उनको जितने पैसे की जरूरत होती है अमेरिका देता है, कहता है तुम्हें बिंदास खर्च करो,
हम हैं जब तक, तो वो उनको भी क्या है, उनकी इकोनॉमी फेल भी हो चुकी बहुत देशों की, नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है ना, लेकिन अमेरिका जब तक है किसी को चिंता नहीं, तो वो उसकी क्यों नहीं, एक तरह से तुम ये मान सकते हो अमेरिका प्लस 40 नाटो कंट्री सब अमेरिका ही है। दिखने में अलग अलग हैं, दिखने में ब्रिटेन है, लेकिन ब्रिटेन वही बोलेगा जो पीछे से ट्रम्प उसका दिमाग बोलेगा। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से तो तुमको समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं वी आर सोवरन। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बजट को अमेरिका अप्रूव करे, अनुष्का? नहीं। सो वी आर सेल्फ कैपेबल इन अवर इंटरनल मैटर्स एंड वी डू नॉट वांट एनी कंट्री टू इंटरफियर इन अवर इंटरनल मैटर्स। ये चीज देखो, वी आर rulers of self. Nobody, we are no country can, ठीक है, इंटरफियर का क्या मतलब होगा निकेत? सर हस्तक्षेप करना। इन आवर इंटरनल मैटर। तो ये मांग उठने लगी थी कि ब्रिटिशर्स चले जाएं एंड वी आर सोवरन, ये बात मांग, लेकिन अभी सोवरन, रेन का मतलब राज्य करना, और सो अवर रेन, ये हमारा राज्य, तो उससे नाम क्या बन गया? सोवरन। तो वी आर सोवरन ऐसा लिखा था, लेकिन ऐसा ओपनली किसी ने डिमांड नहीं की थी। अब जरा देखो ब्रिटिश ने क्या किया कि आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ और इसका आवेश मतलब क्या था, जरा देखो उसी लाइन में, सोवरन की अगली से अगली लाइन। आर्म्स एक्ट में ये था कि जो भी ब्रिटिशर है वो कोई भी वेपन लेके घूम सकता है, लेकिन जो भी कोई इंडियन है वो वेपन लेके नहीं घूम यही सकता। बात है। और जबकि पहले बहुत सारे क्षत्रिय थे, राजपूत थे, वो तलवार भी रखते थे, लेकिन अब इस नियम के आने से क्या हुआ कि चाहे कोई भी लोकल सेना हो, सबसे हथियार छीन लो, जो भी इंडियन, सबसे, राजाओं की सेना से हथियार छीन लेते। तो पहले तुमने प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटशिप पढ़ा था कि ब्रिटिश सबसे ऊपर है और वो सबके क्या हैं, गार्जियन। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटशिप, पहले सेकंड चैप्टर में। अब इन्होंने क्या किया, एक आर्म्स एक्ट लिया है, धीरे धीरे ये डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। सर ये रेबल के कारण किया था। हाँ, disallowing arms act was introduced. No Indian was allowed to keep weapons. No Indian was allowed to keep weapons. इसके बाद banning the ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसके बाद उन्होंने ये बोला कि कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो गवर्नमेंट है उसका विरोध नहीं कर सकता। वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा में, तमिल, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, लोकल लैंग्वेज में कोई भी अखबार छप रहा है, अगर उसने ब्रिटिशर्स का विरोध किया वो अखबार बैन कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस उठा दिया। सर उन्हें वर्नाकुलर पता कैसे चलेगा? अब कहीं उनको तो शब्द भाषा पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट, एक लॉ निकाल दिया कि भारत में तो कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस में भाषा, तो यहाँ 4 कोस में तो भाषा ही बदल जाती। क्या ब्रिटिशर सब जानते थे? लेकिन एक लॉ निकाल दिया कि जो भी प्रेस वाले हैं दे कैन नॉट प्रिंट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट इंडियंस थे ना, उनको जब अपने सोल्जर बनाते थे तो उनको रखते थे कि इसके अंदर हमारे बारे में कुछ है कि नहीं, ऐसे अदर लैंग्वेज के लोग, अदर लैंग्वेज के लिए लोग करते थे। इन्होंने रूल बना दिए, फिर इनके कुछ जासूस खुफिया लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, बता देते थे कि ये छपा ले जाओ इनकी प्रेस, तो लगातार धरपकड़ होने लगी। नेशनल मूवमेंट को इन्होंने, जबकि प्रेस एक बहुत सशक्त मीडिया होता है, लेकिन अगर प्रेस पे ही बैन लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो इसलिए इन्होंने एक और क्या चीज बताई, सेम ईयर, किस ईयर में बोलो, 1878 में। सर जो सोल्जर्स होते थे, बताओ तो बता दो। नाउ बैन ऑन प्रेस, तो ये क्या हो गया, बैन इम्पोज्ड ऑन प्रेस, ठीक है। नो प्रिंटिंग प्रेस, नोबडी इन वर्नाकुलर लैंग्वेज कैन प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट।
nobody in vernacular language can print anything against government। तो दो काम हो गए। अब धीरे धीरे ये सब नेशनल मूवमेंट बनेंगे। जरा आगे देखिए, देयर वाज ए फ्यूरोर ओवर द अटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का क्या मतलब है? बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस and sought equality between British and Indian judges in country, but when white opposition forced the government to withdraw the bill, India was enraged। इल्बर्ट बिल एक अच्छा बिल था। उसने बताया चाहे ब्रिटिश गलती करे चाहे इंडियन गलती करे, दोनों को जज के सामने पेश किया जा सकता है और वह जज भी गोरा या काला हो सकता है। बाहर से भी लाया था, लेकिन यहाँ के ब्रिटिशर्स ने विरोध किया, बोले नो नो, हम इंडियन जजेस से ट्रायल नहीं लेंगे, काले लोग हमें क्यों ट्रायल करें। तो लोग भड़क गए, बोले एक तो न्याय की बात ब्रिटिश कर रही है, ये यहाँ के अंग्रेज कह रहे हैं। तो इल्बर्ट बिल का किसने विरोध किया? ब्रिटिशर्स, जबकि लाया ब्रिटिशर्स के द्वारा गया। तो इससे भी इंडियन में देखा गया कि देखो इनजस्टिस की बात हो रही नहीं। तो व्हाट इज इल्बर्ट बिल? तो इसका ये कहना था कि कि सारे लोगों को राइट है और ब्रिटिश को ये नहीं चाहिए। इसका ये नहीं, ये तो इसने अच्छी बात कही। इसने बोला कि ऑल आइदर ब्रिटिशर्स और इंडियंस कैन बी ट्रायल्ड जज बाय इंडियन जज और ब्रिटिशर जज, ये कहा, बट इट वाज अपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। ये देखो बिल्कुल यही लिखा है, आपने इल्बर्ट बिल पढ़ने में आ रहा है, कहाँ लिखा है देखो, देयर वाज ए फ्यूरोर। तो इन्होंने क्या लिखा? गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द आविष्कार। ये तो बात हो गई। मतलब सर वो खुद ब्रिटिशर था तो अच्छा, इस एक्ट को क्या कहते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो वो भी लिखा है, वरना अंडरलाइन करो, इसको क्या लिखा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब अगला देखिए, एनीबडी आइदर, देखो एनीबडी फाउंड गिल्टी, कौन फाउंड गिल्टी हो? आइदर यूरोपियन और इंडियन, यूरोपियन और इंडियन कैन बी ट्रायल्ड बाय किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स और इंडियन जज। ऐसा लिखा ब्लैक और व्हाइट है। यस सर, यस सर। ठीक है, इक्वलिटी बिटवीन, ठीक है, बाय ब्रिटिश और इंडियन जज। लेकिन इसका किसने विरोध किया? ब्रिटिशर्स। इट वाज अपोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। बाय ब्रिटिशर्स। अब देखो, एंड गवर्नमेंट विथड्रॉ द बिल। जब ब्रिटिशर्स ने विरोध किया तो क्या जनता को लगेगा ये सही है? ये तो अच्छा काम हुआ था। गवर्नमेंट आगे देखिए। सर जो गांधी जी थे वो मतलब ऐसे भूख हड़ताल करते थे कि उनको कोई जस्टिस मिले, तो ब्रिटिश को करना क्या है उनसे? भूख हड़ताल बहुत छोटी छोटी चीजों में है। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कहा सत्याग्रह। क्या किया? सत्याग्रह। सत्याग्रह 1919 में किया। इस एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट एक्ट। क्या है बताइए? रॉलेट एक्ट एक तरीके का एक्ट था जिसमें क्या कर सकते थे? ब्रिटिशर्स किसी को भी घर से उठा ले सकते थे, पूछताछ कर सकते थे और उसको जेल में बंद कर सकते थे बिना ट्रायल के, और 2 साल तक बंद भी रख सकते थे। और आके घर की औरतों को, चाहे वो मुस्लिम औरतें हों, उनसे पूछताछ कर सकते थे, घर में जांच कर सकते थे, वहां के पुरुष की अनुपस्थिति के बिना भी। इससे तो मुसलमानों में बहुत विरोध हुआ कि हमारी अनुपस्थिति में कैसे आ जाएंगे। तो अगर कोई सत्याग्रह करे, गांधी जी ने बोला कि हम सत्य का आग्रह करेंगे, वो हमें मारेंगे तो हम मार खाएंगे, लेकिन हम उनसे कहेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं।
तो ब्रिटिशर्स ने कहा ये तो बहुत मॉडरेट है, हम तो ऐसा बना ही चुके हैं, एक कांग्रेसी तो हमारी बात कर रहे हैं। समझ आई बात कि नहीं? तो 1919 में उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह। फिर इसके बाद दैट इज आगे आएगा 1930 में। तो इससे ब्रिटिशर्स को तो कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन तब तक ये बहुत बड़ी बात है, तुम क्या समझते हो कि भगत सिंह ज्यादा बहादुर है कि एक वो सामने आ गया बोला गोली मारो और गोली मार के वंदे मातरम, वो ज्यादा बहादुर है? एक है गोली लेके तुम्हारा सामना कर रहा है और क्या गोली के सामने आ गया बोलो कितनी मारते हो भारत माता की, वो भी बहुत बड़ा बहादुर है। क्योंकि ऐसा करके सबके हाथ में गोली नहीं है, लेकिन उस समय 38 करोड़ लोग थे, उसमें 15 करोड़ 20 करोड़ लोग भी अगर आ गए, ठीक है कि नहीं, तो ऐसे में क्या होगा बताइए कि केवल तन पर एक लंगोटी जिसके खादी वाली थी, तो जिसके पीछे लाखों प्राणी मरने को तैयार थे और सत्य अहिंसा और स्वदेशी ये जिसके हथियार थे, तो उसके पीछे लाखों प्राणी ऐसे ही मरे। तो उन्होंने कहा गोली खानी है, अच्छा खानी लोग खा लेते हैं, लेकिन वो भी तो शहीद हो गए। हिल जाती है ब्रिटिश सत्ता, देखो ऐसे ही मार रहे हैं गोली लोगों को। क्यों? ये जलियांवाला कांड की वजह से ब्रिटिशर्स पूरे विश्व में बदनाम हुए, ऐसे ही मार दिया, बच्चों को मार दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? जनरल डायर से पूछा कि तुमको मालूम था वहां छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इतने लोग मारे गए 719 लोग? उसने कहा हाँ मुझे मालूम था। तुमने उनके इलाज के लिए क्या किया? अभी वीडियो दिखाएंगे। तो उसने कहा हम उनका भी इलाज करते हैं जो हमसे इलाज मांगते हैं, जो हमसे मदद मांगते हैं। तो जज का एक पैनल बैठा था 8 जजों का, बोला 6 महीने का बच्चा जो 303 की गोली से घायल हुआ है वो मदद कैसे मांगता मिस्टर डायर? वो चुप हो गया, वो मांग पाता? उसको गोली लगी है। तो फिर उसका ट्रायल किया, उसको सजा हुई। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले क्या मूवमेंट किया बताओ? सत्याग्रह। सत्याग्रह में किसी को नुकसान है कि ठीक है हम खड़े रहेंगे, गोली मारनी है तो मार दो। मतलब जो उनसे मदद मांगेगा बस उनको छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ता। गोली मारो तो ऐसे ही बोला हमसे मदद मांगता तो हम इलाज करते, वो तो ले ही नहीं गया था एम्बुलेंस। लीडर थे ना, उनको सोल्जर्स बोल रहे थे कि हम नहीं मारेंगे, बहुत बच्चे हैं, तब भी वो माना ही नहीं, बोला कि मैं तुम लोग को जेल में करवा दूंगा, तुम्हें मारवा दूंगा। तो वो लोग डर के मारे सो गए। अब देखो 30 में इन्होंने क्या किया बताइए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या किया बोलो? कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया कि हम तुम्हारा क्या करेंगे बोलो। धीरे धीरे मूवमेंट की पोटेंसी बढ़ाई। पहले बोला हम सत्य का आग्रह करेंगे, बोला हम तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे, तुम हमारी मदद से हम पे राज कर रहे हो। तुम टोटल 1000 लोग आए हो वहां से, 38 करोड़ पे राज कर लोगे। हम न तुम्हारे अदालत में जाएंगे, न तुम्हारे ऑफिस में जाएंगे, तुम्हारे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी कॉलेजेस में हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम्हारे लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तुम जो जो करते हो, तुम हमारे यहाँ कपड़ा बेचते हो, मैं विदेशी कपड़ों की होली चलवा दूंगा। हर एक चीज, यहाँ पर वो कपड़े जल रहे थे विदेशी कपड़े, और मैनचेस्टर की कंपनियां बंद हो रही। समझ में आई बात कि नहीं? फिर तीसरे बात में उन्होंने क्या किया? नाउ इसके बाद इन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन के बाद हम देखेंगे कि देयर विल बी एक, इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा, अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, हम तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। तुम कहते हो नमक कानून मानो, लो नमक बना दिया, तोड़ दिया। बड़ी बात है कि नहीं? पहले सत्याग्रह। अवज्ञा का मतलब क्या समझते हो? तुमसे कॉपरेट नहीं करेंगे, तुम जो जो कानून बनाओगे हम तोड़ेंगे। और फिर 1942 में कह दिया क्विट, निकलो यहाँ से, क्विट इंडिया। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक भी ब्रिटिश नहीं बचा, और नहीं तो सारे देशों को आजादी मिली, ऑस्ट्रेलिया को मिली, वहां 20% ब्रिटिशर्स रह। सर कौन सा ऐसा देश? उन्होंने कहा आखिरी ब्रिटिशर्स भी निकल जाना चाहिए, एक भी बचेगा नहीं। छुड़वा दिया। ना साउथ अफ्रीका से कोई गया, ना कहीं से गया, भारत से आखिरी ब्रिटिश भी चला गया। बोलो बड़ी बात हुई कि नहीं? तो नहीं तो हम पे भी ब्रिटेन का राज्य होता अगर 20% ब्रिटिश रहते हैं, जो भी रहते, आते जाते रहते। तो आप देखिए ये धीरे धीरे प्लान मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि ये एक लॉयर ने किया था। तो लॉ तो अचानक नहीं होती ना कि किसी तरीके से भावावेश में आके, ये प्लान होती है। धीरे धीरे लोगों को मास मूवमेंट बनाया, वरना 20 करोड़ लोग और कौन सा मूवमेंट ऐसा हो गया? चाहे तुम सुभाष चंद्र बोस का देखो, क्या कभी वो मास मूवमेंट हो पाया? वो अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को भारत तक में नहीं घुसा पाए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इनके मूवमेंट में भारत के ही लोग लड़ रहे थे और ये इफेक्टिव रहा। तो आपने देखा धीरे धीरे बढ़ाई पोटेंसी ना, जब मान्यता मिलती चली गई तो बढ़ा दी। सर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में हुआ। 1920 में, ये ठीक है, उसको हम देख लेंगे अभी। 1922 में रहा, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट है। ठीक है,
उसके बाद ऐसे हो रहे थे कि पहले 22 में वो गांधी जी ने बड़ा मतलब, हुआ, 1920 में अहिंसा के start खिलाफ हुआ। कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे किया अगर आप Yes, कुछ sir. करते तो आप उसको कुछ ना करो, हाँ, लेकिन ये बाद right. में क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ तो उन्होंने भी बोला वो हम धीरे धीरे देखेंगे वास्तव में हुआ क्या। दीज आर द सीक्वेंशियल मेथड, वी आर एट इनिशियल स्टेज। सर 1920 1920 में पे हुआ वो था। हुआ स्टार्ट हुआ और 1922 बड़ा में हुआ। बड़ा हुआ। बड़ा हुआ। बड़ा हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने 23 में वापस ले लिया। ये धीरे धीरे हम देखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, चलो ये बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इल्बर्ट बिल तुम्हें समझ में आ गया कि आया, फिर वो वापस ले लिया गया। नेक्स्ट चीज देखिए ना, ओके नाउ आफ्टर दैट एक बड़ी इवेंट हुई, पूरे भारत के 72 डेलीगेट्स, दादा भाई नौरोजी और बहुत बड़े बड़े लीडर्स, जो बड़े बड़े महाजन थे, महाजन का मतलब समझते हो ट्रेडर्स, अरबपति रहा करते थे उस समय, करोड़ों करोड़ रुपए थे, बहुत अमीर अमीर लोग थे। और जो 72 डेलीगेट्स आए उसमें दलित कोई भी नहीं था। पहले जो ये जो कांग्रेस की सभा बनी, जब कांग्रेस का प्रारंभ हुआ, नींव रखी गई, तो कब की बात कही गई, दिसंबर 1885 की ना, तो उसमें 72 पूरे भारत के डेलीगेट्स बंबई में इकट्ठा हुए। सो इन दिसंबर तो हमारे नेशनल मूवमेंट की बड़ी घटना कही जाती है। 1885 72 delegates from all over India, from all over India assembled. कहाँ assembled हुए? That is in Bombay. Assembled in Bombay. ज्यादातर उसमें बंबई और कलकत्ता गए थे, और ये सारे फेमस हैं। उनमें कुछ नाम देखो, कौन कौन है बताइए। दैट इज दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्यागी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, दैट इज सुब्रमण्य अय्यर, यानी साउथ और नॉर्थ के सभी लोग थे। इनमें से बहुत सारे लोग लास्ट तक लड़ाई करते रहे, यानी जब हमारा देश, ठीक है। चलो नाउ ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम प्लेड ए क्रूशियल रोल इन फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम फाउंडेड, उसने किसकी स्थापना की, फाउंडेड INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसने स्थापना की। अच्छा आप जरा देखें, इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में कैसे बिहेव करती रही होगी, इसके क्या स्टैंड थे, क्या इसके स्टैंड्स डूबियस थे, संदेहास्पद थे। लोग मतलब शुरू में गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस के साथ आए क्यों नहीं? जब गांधी जी जुड़े तभी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, क्योंकि लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। ये चाहते थे कि ब्रिटिश की ऊंची जो पोजीशंस हैं उनमें हमको भी क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए। ये जो IAS है, IAS का पहले नाम क्या होता था बताओ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS है तो वो होता था BAS। समझ में आ गई बात की नहीं? और वही आज भी जो अभी हम लोगों में UPSC चलता है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज, राज्य मतलब संघ लोक सेवा आयोग, इसी के थ्रू तो IAS PCS बनते हैं। तो उस समय जो UPSC था वो BSC था, ब्रिटिश सर्विस कमीशन, BSC। अभी ये UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू कमीशनिंग मिलती है, लोग जिला अधिकारी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं। सर वहाँ पे जो 1878 में वो cannot be against British government, अगेंस्ट कैन नॉट, देखो अगेंस्ट, यहाँ ये बड़ी चालाकी की गई। वो उन्होंने ये नहीं लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने जब लिख दिया कि गवर्नमेंट, और ज्यादातर भारत में ब्रिटिशर्स का ही अधिकार था, तो धीरे इससे क्या हुआ बताओ, इससे इनडायरेक्टली ये मैसेज गया कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ये अच्छी बात है, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के लिए। समझ में आया? ऐसा लिखने का मतलब बहुत सारी बुक्स में ये दिखाया गया है अगेंस्ट गवर्नमेंट, और उन्होंने इसे अंडरस्टूड रखा, हिडन बिहाइंड द लाइन। ब्रिटिश नहीं लिखा,
उसके पीछे रखा कि थे तो ब्रिटिशर्स ही नहीं। अब देखो अगली बात क्या कही गई है, नाउ ए नेशन इन द मेकिंग, अगली हेडिंग पे आओ। ये देखो दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या लिखा है, नौरोजी, दैट इज poverty and un-British rule in India offered a scathing criticism of the British economic impact, कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमिक स्थिति को ब्रिटिशर्स ने दयनीय बना दिया था, ये इनकी बुक में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और कही गई है जिसमें ज्यादातर लोग पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट क्या है, और उसको बगल में क्या लिखा गया है, जो मैटर को प्रिंट करता है, पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है। ये जो 72 लोग आए थे ये ज्यादातर प्रेस से जुड़े हुए थे, दिखाए कि नहीं, ये 72 मेंबर्स थे, ये सब क्या थे, पब्लिसिस्ट। एक बोल्ड लेटर में लिखा है, बगल में लिखा है पब्लिसिस्ट होता क्या है, कि जो लोग किसी भी मैटर को पब्लिश करते हो, प्रिंट करते हो, तो ये बड़े बड़े लोग हुए। अच्छा, अ नेशन इन द मेकिंग, now it is often said that Congress is the first 20 years was moderate in its objective। ये मॉडरेट थी। मॉडरेट का मतलब क्या समझते हो, कि बहुत, एक होता है रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी लोग, एक होता है मध्यम मार्गी लोग, ना मॉडरेट है। सो कांग्रेस वाज मॉडरेट, इट वाज ओनली डिमांडिंग हायर पोस्ट इन ब्रिटिश रूल, बस इतना ही मांगते थे। और कहती थी मुझे सर की उपाधि दे दो, मुझे कैप्टन की उपाधि दे दो। इतने में मोतीलाल नेहरू को सर की उपाधि मिली, इनके पिता जवाहरलाल नेहरू के पिता। तो इन फर्स्ट 20 years ऑफ इट्स फाउंडेशन, अपनी स्थापना के शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस को मध्यम मार्गी बताया गया है। ठीक है, INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इट ओनली वांटेड, इसने क्या मांगा बताइए, द फ्यू सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तुमको ये बात मालूम है कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक उसके बाद क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे भी एक गवर्नमेंट होती है जो लोकल होती है। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना। अच्छा, अब देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें विधानसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो एक होती है विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो काउंसिल के मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके क्या होते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे अखिलेश यादव ये सब पहले हुआ करते थे इसके, अभी भी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो कहीं का भी मुख्यमंत्री होता है इसी का तो होता है। अच्छा, इन दोनों में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। तो इसमें तो ये कुछ नहीं मानते थे ना, ऐसा हमारा कोई फॉर्मेशन था। लेकिन जो प्रोविंसेस थे, जब मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कह रहा हूं तो तुम प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझो। पहले भारत में 7 प्रोविंस थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अवध प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ऐसे चलता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे चलता था, सूरत प्रेसिडेंसी, 7 मुख्य थे। ठीक है, तो अब इसको क्या कहते थे, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखो बुक की लाइन पढ़ो। नाउ इसमें MLA तुमको मालूम है पैसे से डील करते हैं। जो विधानसभा होती है वहां होता है 20,000 करोड़ का पुल बना दो, इनको सिर्फ सलाह करनी होती है, ये सिर्फ बातचीत ही करते हैं। इनके हाथ में क्या मॉनिटरी कोई रूल होता है, बिल होता ही नहीं। जैसे राज्यसभा के हाथ में कोई पैसे का बिल नहीं होता, क्या इनके हाथ में भी नहीं होता। तो वो लोग इसी में मांग लेते, इसमें तो मांग ही नहीं देते। कह देते थे हमको कम से कम लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ सीट तो दे ही दो, ऐसे मांग। समझ में आई बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं मांग लेते, इनको दे भी दिया गया, आगे चल के दिया गया, बहुत आगे, अभी नहीं दिया गया। ठीक है,
तो दे वर डिमांडिंग फ्यू सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंस, ऐसे लिखा है तुम्हारे को। दे वर डिमांडिंग, वे इसमें क्या चाहते थे कि उनको कुछ सीट दे। दे वर डिमांडिंग few seats in legislative of province, समझे, राज्य को कहते हैं प्रोविंस। अब देखो और वो क्या चाहते थे, दे ऑल्सो वांट हायर पोस्ट इन ब्रिटिश, जैसे हमने आपसे क्या बताया, यूनियन। अभी सबसे बड़ी जो सर्विस सेवा है उसे क्या कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के थ्रू IAS और सब कुछ बनते हैं, UPSC, तब था BSc, ब्रिटिश सर्विस कमीशन। तो इसको ब्रिटिश सर्विस, हमारे यहाँ कुछ बदला ही नहीं, कांग्रेस ने जैसा जो था बस उसी को इंडिया के नाम से वैसे ही चला दिया, वैसे ही चलता है, समझ आया, अभी कोई चल रहा है। तो दे ऑल्सो वांट दैट इज some post in BSc through selection। सब अंग्रेज लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग। बहुत ऐसे थोड़ी होते हैं जो पब्लिसिस्ट होते हैं, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल या लेख प्रकाशित करते हैं, तुम क्या समझते हो मामूली पढ़े लिखे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब बाहर जा जाके पढ़ के आए, यहाँ के थोड़ी। गांधी जी भी उसी ग्रुप के थे, तभी तो उस ग्रुप में उनको उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, नहीं तो कोई बनाता कहाँ। जोहान्सबर्ग गए थे साउथ अफ्रीका, फिर गए थे लंदन पढ़ने, इतना जो पढ़ के बैरिस्टर बना, 3 साल प्रैक्टिस करी तभी तो बैरिस्टर बने। लॉयर होता है फिर बैरिस्टर बनता है, ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? BSc का भी कोई एग्जाम होता है? हाँ, तो बाई एग्जाम ही वो कह देते हैं बना। नहीं, अभी भी तो नहीं। अब कहाँ ब्रिटिश, BSc कहाँ से सर मतलब अब ब्रिटिश होगी। इंडियंस को अलाउ नहीं था ये एग्जाम्स देना, सिर्फ ब्रिटिशर्स दे सकते थे। जो सुनो इस बात को, सुन लो इधर अनुष्का, उस समय सिर्फ जो इंडियंस थे उनको सेना में सिपाही बनने अलाउड था, और चौथी श्रेणी में जो रेलवे था, चौथी श्रेणी में मैला ढोना, सर पे लेकर मैला लेके चलना, ये सब अलाउड था। झाड़ू लगाना, रेलवे की शौचालय साफ करना, यही अलाउड था। पहले तो रेलवे में शौचालय भी नहीं होते थे, तो बहुत समय तक इंडियंस के लिए कोई शौचालय नहीं होते थे। अगर कोई ट्रेन से डिबोर्ड हो गया और ट्रेन चल दी तो उसका सामान भी सब रह जाता था। अभी तुम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ ये सब कहानी किनारों पे डिस्प्ले है, चस्पा, कि वहाँ पर एक कोई बोला कि हम हल्का होने निकले, तब तक गाड़ी चली गई, मेरा सामान सब जरूरी निकल गया। पहले तो हमने 3-4 घंटे सोचा कि कैसे किया जाए, ये कैसी ट्रेन है, ये जानवरों को भर के ले जा रही है। फिर हमने लोगों से अपील की, तो कहीं गाड़ी रुकी तो फिर लोगों ने कहा नहीं, भरी हुई ट्रेन है, वहाँ तुम कैसे हल्का हो लोगे लोगों के बीच, तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। जब उतरे गाड़ी चल तो पहले गाड़ी की बड़ी बुरी स्थिति थी, ये चल रहा। वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट गए जहाँ ट्रेन से खाना आता जाता, उसी में ये थी बात। खाना बढ़िया नहीं होता ना, अब खाना की स्थिति खराब हो गई, लेकिन आप समझ गए। कांग्रेस ऑल्सो वांटेड दैट दे शुड गेट, ये क्या, दे शुड बी अलाउड टू अपीयर इन BSc बाय एग्जाम। सर, सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन आर्मी बनाई थी, वो इंडिया में मतलब जो छुप के बनाई थी, फिर ब्रिटिशर्स को बदल दी हो। इंडियन, देखो जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, INC बनाई थी, INA, और वो इवन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से घुसा रहे थे आर्मी को, उनको घुसने तक नहीं दिया गया। वो आर्मी ऐसी बनाई, 10,000 लोगों की फौज, जो भारत में कभी लड़ ही नहीं पाई। मतलब उन्होंने बाहर वालों की मदद से करी और बाहर ही बनाई, बर्मा में बनाई। कहाँ बनाई थी? बर्मा का नाम आज जानते हो? म्यांमार है, वहां पे उनकी सेना बनी, लेकिन भारत घुसी नहीं पाई। ये कहते हैं कि कांग्रेस लोग कहते थे हम उदारवादी हैं और ये लड़ना चाहते हैं, कितने बुरे लोग हैं, ब्रिटिशर से लड़ेंगे। बात समझो इस बात को। गांधी जी हमेशा सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते रहे। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा लोकप्रिय थे कांग्रेस में, लोग उनको लीडर पसंद करते थे, लेकिन गांधी जी के डोमिनेशन की वजह से और इनका मोतीलाल के साथ उठना बैठना था, वो बहुत अमीर लोग थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, सुभाष चंद्र को हटवाया। फिर उससे ज्यादा जब लास्ट में ये बात आई कि सब लोग इलेक्ट करो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो सारे वोट 18 वोट वल्लभ भाई पटेल को मिले, 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला, वो उन्हीं का वोट था।
और कुछ नहीं। तब भी उन्होंने कहा अगर वल्लभ भाई पटेल जो कि बहुत योग्य थे उनको प्रधानमंत्री बनाया तो मैं कांग्रेस के 2 फाड़ कर दूंगा, देश के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पत्र लिखा, प्रिय पटेल तुम तो बहुत समझदार हो, अभी भी वो पत्र तुमको मिल जाएगा, ये जवाहर बहुत जिद्दी है, तुम इसकी बात रख लो नहीं तो कांग्रेस के टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जो आदेश है। फिर जिन्ना ने बोला हमको प्रधानमंत्री बनाओ और नहीं तो अलग राज्य दो। जवाहरलाल बोले चाहे देश के 2 टुकड़े हो जाए प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, इसको दे दो इसका अलग देश। पाकिस्तान 3 जनों से लड़ाई की और तीनों टाइम गांधी जी पता नहीं क्या चीज उन्होंने उनको क्या खिला दिया था गांधी जी को ऐसा कि अच्छी अच्छी जगहों पे एक तो सुभाष चंद्र बोस को हटाया रास्ते से, पटेल को हटाया और जिन्ना को भी किनारे कर दिया। उसमें भी कितने 90,000 लोग भारत के मारे गए। जो बंटवारा हुआ ना नेहरू की ही बात रखी हुई। कांग्रेस से तफसील अब ये देखिए आप समझ गए ना, खैर ये सब चीजें इसमें आगे आएंगी, लेकिन आप ये देखिए दे ऑल्सो वांट दैट इंडियन शुड बी अलाउड टू अपीयर इन ब्रिटिश कमीशन सर्विस कमीशन। ठीक है, कांग्रेस ऑल्सो वांटेड दैट इंडियंस शुड बी अलाउड। इससे ब्रिटिशर्स को क्या हो सकते थे, कोई आपत्ति हो सकती थी अगर थोड़ी सीट दे करके उनका मामला दबता हो थोड़े बहुत तो कहेंगे ले लो काउंसिल में कुछ सीट क्या जा रहा है। और इसमें वो जानते थे इंडियंस को इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, अब ये कब के लिए क्या पालेंगे, नहीं शुड बी अलाउड। अभी तो किसी लैंग्वेज में भी एंट्री भी दे सकते हैं ना, अभी दे सकते हैं, पहले इंग्लिश में था अपीयर इन ब्रिटिश सर्विस कमीशन। इसके थ्रू कौन बनता है, ये IAS IPS बनता है yes। और उस समय बनते थे BAS। BS का मतलब तुम समझ गए हो, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आगे देखो नाउ द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। तो इसलिए शुरू में तो ऐसा ही चलता रहा। अब देखिए since British officers were sending a major part of their large salary home, Indianization would also reduce the drain of wealth to England। अच्छा, कांग्रेस ये समझती थी कि ये लोग IAS बनते हैं, ये सब बनते हैं तो अपनी सैलरी तो कहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते, कहाँ भेज देते हैं, ब्रिटिश। अच्छा, ये लोग वहाँ अपना पैसा भेजते थे और जो यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जाते थे ना यहाँ से रिटायर होके, वो अपने साथ शिप में भर भर के बहुत सारा सोना जो उनको उपहार मिलता था वहां पहुंच जाते थे। और वहां पर यहाँ तो नवाब कहलाते थे, वहां के लोग नवाब्स कहलाते थे। कहना नहीं आता, तुमको पढ़ाया था कि नहीं, सिपाही को सिपाही नहीं उसी के बराबर समझते थे। जैसे यहाँ नवाब है बोलने, अब कैसे हुआ उसका कोई हिस्ट्री होगा, एटिमोलॉजी होगा, इतिहास। लेकिन अब ये लोग क्या सोचते थे, लोगों को इन्होंने क्या समझाया, बोले हम इन सर्विसेज पे हो जाएंगे तो कम से कम जो ब्रिटिशर्स पैसा कमा कमा के वहां भेजें, वहां तो नहीं भेजेंगे, हमारे पास रहेगा। देखो तुम्हारी बुक में लिखा है दे वांटेड द वेल्थ ड्रेन टू गेट स्टॉप बाय गेटिंग इलेक्टेड इन BSc। समझ आई बात कि नहीं, BSc यानी ब्रिटिश सर्विस कमीशन में इलेक्ट हो जाएंगे तो वो पैसा वहां ना जाकर के इन्हीं के पास आएगा, इसलिए वेल्थ ड्रेन को रोकना चाहते हैं। अभी तक थोड़े दिन पहले तुमने ब्रेन ड्रेन की बात सुनी थी कि नहीं, नहीं सुनी? ब्रेन ड्रेन से तुम क्या समझते हो, ब्रेन ड्रेन में समझ इस बात को, दिमाग अमेरिका क्या करता था बताइए, सुनिए इधर, अमेरिका IIT में 50% तक सब्सिडी देता था खर्चा, सिर्फ वो किस लिए, कहता था जो तुम्हारे इलेक्ट हो ऊपर के टॉप 10 हमारे यहाँ भेज दो, बाकी तुम सब रखो और जो तुम्हारा खर्चा और IIT चलाने को वो भी हमसे दे दो। अच्छा, उससे क्या होता था, वहाँ जो टॉप 10 IIT के इंजीनियर वहाँ पहुँचते थे, साइंटिस्ट, उनसे वो अलग अलग आविष्कार करवाता था और जब वो मार्केट में आते थे उन्हीं हथियारों को बेचना, उन सबसे वो कमाता था। इंडिया ने कहा बहुत हुआ, पिछले 6 साल पहले की बात, आई विल नॉट ब्रेन ड्रेन। अगर भारत का सबसे टॉप मोस्ट ही दिमाग चला गया तो हम क्या कर पाएंगे, तो हमने क्या किया बताइए, ब्रेन ड्रेन को बंद किया, हमने कहा हम अपनी IIT खुद चला देंगे, तुमको सब्सिडी देने के। हाँ, और अब हमारे हथियार बनने लगे हैं, हम खुद बेचने लगे हैं, हमारे यहाँ से ज्यादा कौन इंटेलिजेंट है। और वही होमी जहांगीर भाभा, ये जो बड़े बड़े हैं, उनको बॉम्ब ब्लास्ट में फोन कॉल आते थे, इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से लगाया, जबकि हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है
अभी तक कहा जाता है तभी जमाने में कि कांग्रेस यहाँ के लोगों को वहां से आते थे कौन तुम मरवाते अपने साइंटिस्ट को। कम से कम 200 साइंटिस्ट इंडिया के मारे गए हमारे न्यूक्लियर पावर इसीलिए डिलीट। और ये बोल रखा था कि कोई अभी भी आप देखिए जो BARC है या इसरो है, इनको कोई बड़े प्रोग्राम नहीं चलाने दिए गए। पहले क्यों नहीं चलाने दिए गए? क्या 50 साल से हमारे यहाँ लोग नहीं थे? इसलिए क्योंकि अमेरिका को खुश रखा जा सके। पहले भी हमने बताया भोपाल गैस कांड में जो वहाँ का हेडली था, जो कौन था, उसको भेज दिया स्पेशल विमान में कि देखिए ये अपराधी था लेकिन हमने भेज दिया। क्या सुरक्षित पहुंच गया? यस, पहुंच गया। 1 लाख लोगों को मरवाया था उसने। समझ में आ गई बात? अब देखिए नाउ अब कुछ और बात उन्होंने डिमांड की। क्या किया बताइए? उन्होंने ये भी कहा कि रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट। कांग्रेस डिमांडेड रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट का क्या मतलब है? कि भारतीयों को भी हथियार रखने की स्वतंत्रता दी चाहिए। कांग्रेस डिमांडेड फॉर रिपील ऑफ। और क्या डिमांड किया बताइए? दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमको भी भाषण देने की अनुमति हो, है ना? फ्रीडम। कांग्रेस डिमांडेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, यानी वो ये कह रहे थे वरना फुडर एक्ट को हटा दिया। लोगों को अपनी बात रखने का तो अधिकार दो। और क्या बताया इन्होंने? कहा ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दो। किसको? IAS IPS को और जजेस को अलग अलग कर दो। हमारे यहाँ भी 3 चीजें हैं, लेजिस्लेटिव, ज्यूडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो अलग अलग हो गए। तो पहले ऐसा था कि इन्हीं को सारे एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे और यही जज भी बनते थे। तभी तो इनको कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते थे। बोलो, वरना मजिस्ट्रेट बोलने की जरूरत है क्या इसको? लेकिन ये DM बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला बताइए? दैट इज कीपिंग ज्यूडिशरी सेपरेट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है? इतना ही रखिए। हाँ